This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अब चंद दिनों के फासले पर है। गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर चुनाव की वैसी तपिश देखने को मिल नहीं रही है। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के पर्दे पर भले ही हमें कुछ भी देखने को मिले। बहरहाल उत्तर प्रदेश में मायावती का फैक्टर इस बार हो सकता है कि कुछ चमत्कार करे, क्योंकि वह लाइमलाइट से दूर, खबरों से दूर कुछ समीकरण साध रही थी। इन मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मायावती जी आजकल कुछ महीनों से या कहें तो एक आध साल से मीडिया ग्लेयर से दूर हैं, और इस बार भी उन्होंने चुपचाप अपने उम्मीदवार घोषित किए, एकला चलो रे का प्लान बनाया, और लोग उनको एक तरह से नॉन सीरियस खिलाड़ी बता रहे हैं। लेकिन 2 साल से जो उनकी एक योजना चल रही थी, हर बूथ 5 यूथ, वो कहीं इस बार कुछ अप्रत्याशित परिणाम तो नहीं ला देगी? देखिए, जो देश की राजनीति की वर्तमान दिशा है वो 2 ध्रुवों में बटी हुई राजनीति है, और इस बार का चुनाव बिल्कुल प्रो मोदी या एंटी मोदी में है। और मायावती जब शुरू में चर्चा हो रही थी, जब बड़े गठबंधन की बात हो रही थी, जो कि बना भी एक अलग तरीके से गठबंधन हमने देखा बनते हुए, जहां पर काफी उतार चढ़ाव भी रहे, ऐसे में हर बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती कब आएंगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी। लेकिन हर बार मायावती इसका खंडन भी कर देती थी, और वो कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी बनाए रखने की भी बात करती थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, वैसे वैसे मायावती को लेकर चर्चाएं बढ़ी, लेकिन मायावती का रुख बदला नहीं। इस बीच में निश्चित तौर पर उनकी पार्टी काफी टूटी। पिछले 2 सालों में उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, लेकिन मायावती अपने संगठन पर काम कर रही थी। और मायावती बहुजन समाज पार्टी कभी भी मीडिया लाइमलाइट में खुद आने की स्ट्रेटजी पर काम नहीं करती है, इसलिए इस बार भी बहुत तवज्जो उनको नहीं मिली, या उन्होंने भी मीडिया को उतनी ही तवज्जो दी जितनी वो हमेशा देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से दूर। लेकिन जब चुनाव आया, तब भी अधिसूचना जिस दिन जारी हुई, तब भी ये चर्चा थी कि मायावती शायद अब अनाउंस करेंगी अपनी पोजीशन, लेकिन फिर उन्होंने अपनी वही पोजीशन बना के रखी। फिर ये चर्चा हुई कि मायावती भाजपा के लिए काम कर रही हैं, या वो जो कैंडिडेट्स उतारेंगी वो अपोजिशन का वोट काटने के लिए उतारेंगी। और जब मायावती की पहली सूची आई तो उसमें भी मुस्लिम कैंडिडेट्स ज्यादा थे, और फिर ये चर्चा तेज हुई। लेकिन उसके बाद से मायावती की जो उम्मीदवारों की सूचियां आई हैं, उसने ये दिखाया है कि मायावती कहीं से भी इस चुनाव को कम गंभीरता से नहीं लड़ा रही। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अभी उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियां शुरू आज से करेगा। आज अखिलेश यादव पीलीभीत में सभा करेंगे, लेकिन मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद की रैलियां शुरू हो चुकी हैं, और वो रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं, ये भी सच है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से कैंडिडेट उतारे हैं मायावती, ऐसा लगता है कि या तो वो स्वतंत्र लड़ रही हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट्स के साथ अब ये भी एहसास होता जा रहा है कि वो इंडिया अलायंस के वोटों को कम काटेंगी, वो एनडीए के वोटों को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगी। अभी आज उन्होंने 9 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है, जिसमें 2 तो कम से कम ऐसे उम्मीदवार हैं जो कतई कमजोर नहीं। आजमगढ़ और घोसी 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कि बहुत मजबूत कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। आजमगढ़ की लड़ाई हालांकि आमने सामने की है, लेकिन अब भीम राजभर जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका नाम आने के बाद अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति शायद तीसरे नंबर की लड़ाई की। इसी तरह घोसी
में अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। बीजेपी ने अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को वो सीट दे दी थी। समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने राष्ट्रीय महासचिव को उतारा है और इन्होंने बीएसपी ने अपने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतार दिया है। तो ये एक सीट है जो कि त्रिकोणीय लड़ाई में फंस गई है। इसी तरीके से उन्नाव की सीट भी वो मजबूती से लड़ने की बात कर रही हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स उनके उतरे हैं, चाहे बस्ती हो या फैजाबाद की सीट हो या चंदौली की सीट हो या रॉबर्ट्सगंज की सीट हो, ये ना सिर्फ मायावती के अपने वोट बैंक के लिहाज से बल्कि उनकी जो सामाजिक समीकरणों वाली राजनीति होती है उस हिसाब से दिख रही है। हालांकि माहौल अभी भी द्विपक्षीय बना हुआ है और मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक अपने वोट प्रतिशत को बचा के रखना है। कोई बहुत बड़ा उलटफेर करती तो अभी नहीं दिख रही। जी, सपा 40% वोट का लक्ष्य लेकर चल रही है, वह भी ब्लॉक स्तर और बीजेपी ने जैसे पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख बनाए हैं, सपा भी उस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रही है। बहन जी ने हर बूथ 5 यूथ का लक्ष्य रखा है। अब उसमें वो कितने सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या तो एक क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का और उनका जो कोर वोट बैंक है वह भी पिछले चुनावों में दिखा है कि वह छिटका है। तो आपकी बात से ही मैं अपना सवाल शुरू करता हूं कि अपना वोट बैंक बचाए रखना और बाकी में सेंध लगाना, इसमें मायावती किस हद तक आपको सफल होती दिखती हैं कि इस बार वो और कितनी सीटों तक वो डेंट पहुंचा सकती हैं या जीत सकती हैं? किस तरह से पूरा आकलन है आपका? देखिए, अभी तक जितने उम्मीदवारों की सूचना हुई है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अभी अपने सारे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ सीटें बची हुई हैं घोषित करने के लिए, अभी इंडिया अलायंस के पास भी सीटें बची हुई हैं घोषित करने के लिए, और अभी मायावती के पास भी काफी सीटें बची हैं घोषित करने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है और वो अपने अपने तरीके से मजबूती से लड़ रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 24/7/5 ईयर्स इलेक्टोरल मोड में रहती है और वो उनके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, महिलाओं को लेके अलग और अलग वर्गीय सम्मेलन, और उनके नेताओं की बहुत रैलियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 से ज्यादा रैली कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर चुके हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के बहुत सतर्क है। लोहिया वाहिनी, योजन सभा और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने हर कंस्टिट्यूएंसीज में डाला है और वहां पे वोट बढ़ाने का टारगेट उन्होंने उनको दिया है। दूसरी तरफ मायावती बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से लड़ रही है। उनका जो बीएसपी का काडर है वही हमेशा चुनाव लड़ाता है, वो चुनाव लड़ा रहा है। अब कितनी सीटों पर वो डेंट डालेंगी, निश्चित तौर पर मायावती जहां भी खड़ी होंगी किसी न किसी को कुछ न कुछ नुकसान तो जरूर होगा। अब वो कहीं एनडीए के लोगों को हो सकता है, कहीं इंडिया अलायंस के लोगों को हो सकता है। लेकिन अगर अब तक के टिकट्स को देखें तो मजबूती से लड़ने वाली सीट उनकी बहुत थोड़ी ही दिखाई दे रही हैं, जहां पर उनके कैंडिडेट्स को हम ये कह सकें कि वो पहले दूसरे की लड़ाई में है। लेकिन ज्यादातर जगह तीसरे मायावती का वोट बैंक निश्चित रूप से नीचे आया है। अगर विधानसभाओं के चुनाव को देखें जो पिछले अभी 2022 में हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका वोट प्रतिशत काफी गिरा है। उस वोट प्रतिशत को बचाए रखना उनकी बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 40% वोटों का लक्ष्य रखा है, और जैसा कि कुछ सर्वे, अभी एबीपी न्यूज ने भी एक अपना सर्वे दिया था सी वोटर के हवाले से, जिसमें 4% वोट अपोजिशन के बढ़े दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस के बढ़े दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ट्रेंड टेंडेंसी में बदला तो 40% का आंकड़ा बहुत दूर नहीं होगा। और अगर 40%, हालांकि ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम नहीं हो रहा है, लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि सीट टू सीट कंसंट्रेशंस बदलते हैं।
और ऐसे में फिर इंडिया अलायंस की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, और जो हालात है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली पार्टी रहेगी। लेकिन इंडिया अलायंस की लड़ाई तेज होती जा रही, और वो अगर चरण दर चरण ये ट्रेंड बनता गया तो फिर तीसरे चरण के बाद से आखिरी चरण तक जाते जाते कहानी में काफी फेरबदल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस विस्तार से हमसे बातचीत की उसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.